यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे? कुछ
कुदरत ने इंसान को अलग अलग रंग रूप, चेहरा मोहरा और कदकाठी दी है और उस पर समाज ने इन चीजों को लेकर सुंदरता के मानक भी तय कर रखे हैं। रंग गोरा है, कद लंबा है, बाल अच्छे हैं तो इंसान सुंदर है। अभिषेक भी ऐसी खोखली मान्यताओं को मानता था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी गीता की जगह ऑफिस में काम करने वाली रमा को चाहने लगा था। रमा खुले विचारों की होने के साथ खूबसूरत और गोरी भी थी। चाय। गीता, देख रही हो ना, हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। चाय रखो और जाओ यहाँ से। गीता किचन के पास जाकर पलट कर देखती है तो रमा ने अभिषेक की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपना सर उसके कंधे पर रखा था। गीता ये देखकर उदास सी किचन में चली जाती है और किचन में जाकर रोने लगती है। मेरे सामने मेरा ही पति किसी और औरत के साथ। काश मैं गोरी और नए विचारों वाली होती। फिर अचानक गीता कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछती है। अभिषेक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। तभी गीता कमरे में आती है और उसके हाथ में पानी भरा जग होता है, जिसे वो साइड टेबल पर रख देती है और झिझकती हुई अभिषेक से कहती है, सुनिए, आप रमा जी से मिलना छोड़ दो। जो लड़की शादीशुदा मर्द के साथ उसकी पत्नी के सामने हाथ में हाथ डालकर बैठे, वो लड़की सही नहीं होती। अभिषेक ये सब सुनते ही गुस्से में आ जाता है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रमा जैसी लड़की पसंद है तो मैं बनकर दिखाऊंगी आपको वैसे ही कपड़े पहनूंगी। अरे पहले शक्ल तो सुधार लो अपनी, तब करना रमा की बराबरी। एक तो काली, ऊपर से चश्मा। पापा ने जबरदस्ती नहीं की होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अभिषेक गुस्से में कहता हुआ लाइट बंद करता है और मुंह फेर कर सो जाता है। बाहर से आती हुई चांदनी रोशनी में गीता के एक्सप्रेशन दिखते हैं। वो टूट सी जाती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। थकी हारी उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं। गीता अभिषेक की अपमान भरी बातों को सहती हुई लगातार उसके घर को संवारने की कोशिश करती है। वो लगातार उसके रंग की वजह से उसे इग्नोर करता जा रहा था। गीता किचन से बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अभिषेक बाहर जाता दिखाई देता है। वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है और गीता सहम सी जाती है। गीता डाइनिंग टेबल पर बैठी रो रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। गीता अपना मोबाइल उठाती है, अपने आंसू पोंछती है और मैसेज पर क्लिक करती है। अगर आप परेशान हैं, दुखी है तो दी गई वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अपनी सभी परेशानी हल है। बोलता आईना। कीमत 21,000। ये साइट तो बहुत अजीब है। क्या करूं? खरीद लूं ये आईना? अगर ये सब झूठ हुआ तो? जो सच सामने है उससे तो बुरा नहीं है ये। आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है। अपने दुखों से दूर होने की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुकी हैं। बधाई। गीता जिस दुख को जी रही थी उसे दूर करने आ रहा था बोलता आईना। एक ऐसा आईना जो खून मांगता है। लगता है किसी ने मजाक किया है। बोलता आईना ये मंगवाया था। ये तो पूरा काला है। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे काला देखकर परेशान मत होना और बोलता देख घबराना मत। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। तुम मुझे बस अपना खून पिला दो। आईने की मांग को सुनकर गीता सोच में पड़ गई, लेकिन मजबूर गीता तो अपनी मुश्किलों का हल खोजने निकली थी। रुकती कैसे? बोल, तुझे क्या चाहिए? अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो मुझे सुंदर बना दो। जैसा तुम कहो, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा गोरा करूंगा।
गोरा होने के लिए गीता रोजाना आईने को अपना खून चढ़ाते हुए गोरी होती जा रही थी। एक दिन जब रमा उसके घर आई तो वो गीता को बिना चश्मे और उसके साफ होते रंग को देखकर हैरान रह गई। क्या बात है गीता, तुम बिना चश्मे में सब देख पा रही हो? और तुम्हारा रंग भी साफ होता जा रहा है। वाह, क्या कोई तंत्र वंत्र कर रही हो क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ। हाँ, उसका ही असर है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी फॉर्मूला बता देती हूँ। रंग साफ करने की जरूरत ना कालों को होती है, गोरों को नहीं। इसके मुंह मत लगो रमा, वरना दिन खराब हो जाएगा। और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े हमारी बातें ही सुनती रहोगी या चाय भी दोगी हमको? चाय बन चुकी है, लाती हूँ। बहुत चिंता है तुम्हें मेरे मूड की। प्यार किया है, मजाक नहीं। हम कब तक ऐसे छुपकर प्यार करेंगे अभिषेक? कुछ करो ना प्लीज, दूर करो इस घटिया औरत को अपनी लाइफ से। मैं तो कहती हूँ जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते? चिंता मत करो रमा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। नीचता की भी हद होती है रमा। जब से शादी हुई है तब से तुम दोनों की हरकतें झेल रही हूँ, लेकिन अब दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम दोनों जैसे कमीनों को भयानक सी सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? बोलते आईने, मेरी परेशानी और दुख की जड़ ये दोनों हैं। खत्म कर दे इन्हें। जैसा तुम कहो। ये क्या हो रहा है अभिषेक? ये कुछ तो गड़बड़ है। भागो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज मैं आजाद हो गई मैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि कभी किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो हद पार करके आपको जान से ही मार दे। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है, क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार, कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चों, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है।
अरे मेन डोर पर ताला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसके दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गैराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गैराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गैराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उसे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, मैं। तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी
उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी। पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फांद कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल मेरी रोजी कहाँ है? राहुल, प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूं। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। एक अंधेरा कमरा जिसमें अग्नि का एक हवन कुंड चल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था।
आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं थी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई। बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता। कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक, चलो ना, चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था। उसने विवेक को आवाज लगाई। विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से 2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि? वहां तो कुछ भी नहीं है।
वहाँ कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते जा रहा था, विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। अंधेरी रात थी और सुनसान रास्ता था। एक आदमी ठंड में कपकपाता चलता जा रहा था। तभी उसे सामने एक चाय की टपरी दिखी तो वो रुक गया। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। चाय वाला कुछ नहीं बोला, उसने बस एक कप चाय लाकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने जैसे ही उसे पीने की सोची तो उसने देखा कि वो चाय नहीं बल्कि खून है। उसका दिल दहल उठा। उसने घबराकर फौरन चाय का कप दूर फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या घटिया मजाक है? मैंने तुमसे चाय मांगी थी, ये किसका खून दे दिया तुमने मुझे? चाय बनानी नहीं आती तो बंद कर दो ना ये टपरी। चाय वाला अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए खड़ा था, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और उस आदमी तक आते आते वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उस आदमी की चीख निकल गई। आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चाय वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी चाय को बुरा कहेगा? आह! उस जगह से 200 किलोमीटर दूर 4 दोस्त रहते थे, परम, मनोज, यश और हितेश। शाम का समय था जब परम ने अपनी कार निकाली और मनोज और यश को लेकर हितेश के घर पहुंचा। हितेश, ओ हितेश, बाहर आ जल्दी। क्या है, इतनी रात में क्यों शोर मचा रहे हो? चलना, चाय पीने चलते हैं। नुक्कड़ तक? अरे आ तो सही, जहां भी मिलेगी चाय वहीं पी लेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल और पैसे लेकर आता हूं। अरे रहने दे, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, बस तू चलना। वो चारों कार में बैठकर चल दिए। यार, नुक्कड़ की टपरी तो पीछे छूट गई, तुम रुके क्यों नहीं?
आज किसी बड़ी और ऊंची जगह पर चाय पीने का इरादा है। बड़ी और ऊंची जगह मतलब आज पहाड़ों पर चाय पिएंगे। नैनीताल चल रहे हैं। क्या तुम पागल हो क्या? मुझे बिना बताए नैनीताल ले जा रहे हो? तू कभी मानता ही नहीं है, इसीलिए हमें यह करना पड़ा। अच्छा, कम से कम घर पर तो फोन कर दो, मम्मी परेशान होंगी। ठीक है, कर देते हैं फोन। अब चुपचाप बैठ जा। वो लोग नैनीताल के करीब पहुंच गए थे। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा था। इतना वीरान रास्ता देखकर परम बोला, लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नैनीताल में एंटर होने के अब 2 रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना। हम गलती से पुराने रास्ते पर आ गए हैं। तू हमेशा गड़बड़ करता है। अरे कोई बात नहीं यार, दोनों रास्ते पहुंचते तो नैनीताल ही है ना। बस ये वाला थोड़ा सुनसान है। थोड़ा नहीं, बहुत सुनसान है। ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर। तभी उन्हें एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई दी। अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है? वो देखो, सामने चाय की टपरी है। चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। चारों कार से उतरे और टपरी के पास गए, पर वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक एक चाय वाला उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए खड़ा था। चाय चाहिए? तुम आसमान से टपके या धरती से निकले? अभी तो यहां पर नहीं थे। कौन हो तुम? मैं यही था, बस आपको दिखा नहीं। मेरा नाम डॉली है। अच्छा ठीक है, 4 चाय बना दो। चारों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और चाय का इंतजार करने लगे। तभी दूर कहीं से भेड़िए की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? भेड़िए की आवाज लग रही है। हे भगवान, भेड़िया! यहां डरने वाली चीज भेड़िया नहीं है, कुछ और है। क्या? कुछ और? अरे मुझे पता है, पहाड़ों की कहानियां सब बकवास है। बुरा मत मानना, लेकिन भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आप माने या ना माने, लेकिन बात तो सुन ले, वरना फिर कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। बहुत पहले यहां एक आदमी था जो हर रात चाय बेचता था। लेकिन एक बार कुछ लोग आए जिन्हें उसकी चाय पसंद नहीं आई, और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो यहां भटक रहा है। ये सुनकर बाकी तीनों को तो डर लगने लगा, पर हितेश बोला, उस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम लोग उसके बारे में ऐसी कहानियां बनाकर उसका अपमान कर रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। तभी चाय वाला चाय लेकर उनके पास आ गया। चारों दोस्तों ने चाय के कप हाथ में लिए और उसकी गर्माहट को फील करने लगे। हितेश की नजर कप में पड़ी। ये क्या है? ये चाय नहीं, ये तो खून है। ये क्या दिया बे? खून? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है क्या? चाय की जगह खून पिला रहा है। ये क्या घटिया हरकत है? मैं तुझे बहुत मारूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों को मेरी ये स्पेशल चाय पसंद आएगी। पसंद आएगी? तेरे दिमाग में गोबर है क्या? चलो यहां से, ये आदमी दिमाग से पागल लगता है। चारों दोस्त चाय के कप वहीं फेंककर तेजी से कार में बैठ गए और निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें फिर से वही टपरी नजर आई। अबे, ये फिर से वही टपरी कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से गाड़ी भगाता हूं। पर हमने गाड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से उसी टपरी के पास थे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? तुम लोग मुझे यहां लेकर आए हो। मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दर्जनों बार भागने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार वहीं आ जाते। हर बार चाय वाला खड़ा मुस्कुराता दिखता। आखिरकार परम ने थक कर गाड़ी रोक दी। अबे तू कौन है? हम यहाँ फंस क्यों गए हैं? हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है।
उसकी हंसी से चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अबे चुप कर, तेरा दिमाग खराब है क्या? चल भाई, यहां से भागते हैं। लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी से उतरो, 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 उतरो। अचानक चारों तरफ वही चाय वाला दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? भगवान हमें बचाओ। तभी अचानक वो चाय वाला गायब हो गया। भगवान की कृपा है। चलो गाड़ी से उतरकर पैदल भागते हैं, गाड़ी चालू नहीं होगी। परम, हितेश और यश डरते हुए गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मनोज डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाती हैं। अरे ये अपने आप सब लॉक कैसे हो गया? मुझे बाहर निकालो, बचाओ। मनोज दरवाजा खोल, बाहर निकल। वो सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक गाड़ी के अंदर 2 हाथ प्रकट होते हैं और मनोज की गर्दन तोड़ देते हैं। ये क्या हुआ? भागो, जल्दी से भागो यहां से। तीनों जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। तुम लोगों की वजह से सब बर्बाद हो गया। मनोज की मौत हो गई। हमें पता था क्या कि ऐसा कुछ होगा? हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। तभी मनोज बुरी हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मनोज तू जिंदा है? थैंक गॉड। मनोज यश के पास आता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी उसका चेहरा बदलने लगता है। तू मनोज नहीं है। ये क्या हो रहा है? मनोज रूप बदलकर वही चाय वाला बन जाता है। अब तेरी बारी है। चाय वाले के दांत अचानक बड़े हो जाते हैं और वो यश के गले को काटकर उसे मार देता है। हितेश और परम खौफ में भागने लगते हैं। वो बस बदहवास होकर भागते चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें दूर कहीं एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो लोग उसे बचने की उम्मीद समझकर फौरन वहां पहुंचते हैं, पर वो वही चाय की टपरी थी। कोई मेरी चाय ही नहीं पीता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे दोनों दोस्त बेचारे इसीलिए मारे गए, पर मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरी चाय पी लो और बच जाओ। ये कहकर वो 2 खून से भरे कप उनकी तरफ बढ़ाता है। वो दोनों कपकपाते हाथों से उन कपों को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पीना शुरू करते हैं तो उन्हें उल्टी हो जाती है और ये देखकर चाय वाले को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरी चाय का अपमान किया। नहीं, प्लीज हमें मत मारना। चाय वाले ने उन दोनों की ओर इशारा किया और वो दोनों हवा में उड़ने लगे। वो लगातार चीख रहे थे, लेकिन चाय वाले ने उनकी चीखों को इग्नोर करके उन्हें आपस में टकरा दिया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।